नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, हम काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने काल की परिभाषा और तीनों कालों के वर्गीकरण और उनके उपभेदों के बारे में और भूतकाल के बारे में हमने चर्चा की। हमने पढ़ा कि क्रिया के जिस व्यापार से बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। भूतकाल की क्रिया के 6 उपभेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य भूतकाल वाला भेद काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की कि इस उपभेद से जुड़े हुए प्रश्नों को हिंदी में 2 से 3 जगह पूछा जाता है। एक तो यही वाक्य जब काल में आता है तो आप हेतु मध्य भूतकाल कह रहे हैं, लेकिन इसी सेंटेंस को कई बार वाक्य रचना में पूछा जाता है। वाक्य रचना की हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि वाक्य 2 आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। ये जो हेतु वाले जो वाक्य हैं, यह वाक्य अर्थ के आधार पर संकेतवाचक और हेतुवाचक वाक्यों में शामिल किए जाते हैं। हेतुवाचक इसलिए कह रहे हैं कि हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है, यानी भूत से अभिप्राय नहीं, हेतु का है। संकेतवाचक इसलिए कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था इसमें कि इस प्रकार के वाक्यों में शर्त या संकेत का भाव पाया जाता है और शर्त और संकेत का भाव पाए जाने के कारण इन्हें हेतु मध्य भूतकाल के नाम से जाना जाता है और अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्यों में शामिल करते हैं। इन्हीं वाक्यों को संरचना के आधार पर 3 उपभेद होते हैं, एक तो सरल, संयुक्त और एक मिश्र। ये जो मिश्र वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण। ये जो हेतु वाले जो वाक्य होते हैं ये प्राय संरचना के आधार पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्यों में शामिल किए जाते हैं। यानी तीनों में से कोई एक बात अगर आपको समझ में आई है तो तीनों प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मित्रों वर्तमान काल अथवा वर्तमान कालिक क्रिया का वर्गीकरण, अर्थात क्रिया का वर्तमान रूप। क्या है वर्तमान काल? देखिएगा जरा इसको। वर्तमान काल यानी जो चल रहा है, वर्तमान काल। काल की परिभाषा हमने पढ़ी कि क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं, जो बीत चुका है उसमें अगर कोई हो रहा है तो उसको हम भूतकाल कह रहे थे। अब हम कह रहे हैं वर्तमान, प्रेजेंट, यानी कि जो समय चल रहा है, अर्थात क्रिया का ऐसा व्यापार, क्रिया का ऐसा रूप जिससे ये पता चलता है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया चल रहे समय में घटित हो रही है, चल रहे समय में पूरी हो रही है, तो क्रिया के इस व्यापार को वर्तमान काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, क्रिया के जिस व्यापार से, क्रिया के जिस व्यापार से चल रहे समय में, अब आप लोग सोचेंगे सर आप तो काल पढ़ा रहे हो, क्रिया शब्द का जिक्र क्यों कर रहे हो? तो मित्रों हमने पिछले भी क्लास में भी चर्चा की थी कि काल क्रिया का विकारक तत्व है और काल का अध्ययन करने के लिए आप किसी संज्ञा से, किसी सर्वनाम से, किसी विशेषण के सहारे से उसका अध्ययन नहीं कर सकते। काल का अध्ययन करने के लिए आपको क्रिया का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि क्रिया के जिस व्यापार से चल रहे समय में संपन्न होने का बोध हो, चल रहे समय में संपन्न होने का बोध हो, तो क्रिया के उस व्यापार को वर्तमान काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे राम पत्र लिखता है, अब देखिए राम पत्र लिखता है यानी अभी काम कर रहा है, यही पता चल रहा है ना।
अब वर्तमान का कौन सा भेद है अभी हम उस पर नहीं जा रहे। जैसे मैंने कहा राधा पुस्तक पढ़ रही है, देखिए दोनों में ही क्या काम बीते हुए समय का हो रहा है, दोनों में ही काम चल रहे समय में हो रहा है। हो सकता है किसी में अधूरा है, किसी में पूरा है, सामान्य रूप में पता चल रहा होगा, लेकिन कहीं दोनों ही वाक्यों से ये पता चल रहा है कि काम जो समय चल रहा है उसमें हो रहा है, जो समय अभी घटित हो रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसमें काम के होने का बोध हो रहा है, बीते हुए समय में होने का बोध नहीं हो रहा है, आने वाले समय में होने का बोध नहीं हो रहा, बल्कि जो समय अभी है उसमें काम के होने का बोध हो तो क्रिया के उस व्यापार को, क्रिया के उस रूप को वर्तमान काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। वर्तमान काल की क्रिया के 5 उपभेद होते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको समझने होगा मित्रों, कई पुस्तक के माध्यम से आप पढ़ते हैं, कई शिक्षाविद, कई शिक्षक, टीचर भी, हमारे साथी लोग भी आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ भी रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। कई जगह 4 भेद मिलता है, कई जगह इसके 3 ही भेद मिल जाते हैं। देखिएगा, भूतकाल की क्रिया के निश्चित तौर पे सभी जगह आपको 6 भेद मिलते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु। लेकिन कई पुस्तकों में हमने देखा है, कई टीचर्स के हम लोग लेक्चर सुनते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। जनरली ऐसा होता रहा है कि वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रियाओं के उपभेदों की संख्या को लेकर के सामान्यतः प्रश्न नहीं होता है। और इसलिए नहीं होता है क्योंकि परीक्षक इस बात से भली भांति परिचित होता है कि विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार के विकल्प वहाँ पर मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की वो चीज़ें पढ़ता है। फिर भी ये कोई बाध्य नहीं है कि वो नहीं पूछेगा। अगर पूछ लिया जाए तो आपको वर्तमान काल की क्रियाओं के भेदों की संख्या कितनी माननी मित्रों? 5। अब 5 नहीं है तो आप उसके निकटतम भेदों को कम करते हुए चलते जाइएगा। ऐसा नहीं कि 5 है तो सीधा 3 कर दो। अब 5 है तो आपको प्राथमिकता में क्या करना, आपसे पूछ लिया कि वर्तमान काल की क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे साहब 5 होते हैं। 5 नाम गिना सकते हैं, अलग अलग उदाहरणों में आप उसकी संभावनाएं, उसकी स्थितियां व्यक्त कर सकते हैं, इसका मतलब उपभेद है। लेकिन विकल्प में 5 नहीं हो तो फिर आप देखना है कि 5 के निकटतम कौन है, वो आपको करना है। फिर वो नहीं है तो फिर उसके निकटतम करना है, क्योंकि कई पुस्तकों में 3 तक भी भेद मिलते हैं कि वर्तमान काल के 3 होते हैं। कई जगह आपको 4 मिलेंगे, मैं आपको 5 पढ़ा रहा हूँ। अब ये 5 होते कि नहीं होते हम अभी इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आप लिख सकते हैं वर्तमान काल की क्रिया के 5 उपभेद होते हैं। वर्तमान काल की क्रिया या काल के 5 उपभेद होते हैं। कितने मित्रों? 5 उपभेद होते हैं। 5 कौन से हैं? हम विवरण दे रहे हैं आपको। 5 के पहले हालांकि नाम बताए थे, मैं एक बार बता देता हूं। एक तो सामान्य, ये सब में चलेगा, लगभग परिभाषाएं वैसी ही होगी जो सामान्य भूतकाल की थी, बाकी सारी स्थितियां वही रहेगी, केवल समय बदलेगा। वहां बीते हुए समय की बात कर रहे थे या चल रहे समय की बात करेंगे, क्योंकि सामान्य वाला सभी जगह चलेगा। सामान्य को पहचानना कैसे, यह भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा। सामान्य से अभिप्राय ये होता है कि उस संबंधित काल की अन्य किसी अवस्थाओं का पता नहीं चलता। जैसे हमने कहा भूतकाल में हमने पढ़ा कि एक तो पूर्ण भूतकाल कह रहे थे, एक आसन्न कह रहे थे। पूर्ण भूत और आसन भूत कहने से हमें 2 स्थितियों, अलग अलग स्थितियों का, बीते हुए समय का तो पता चल ही रहा है, चाहे सामान्य भूतकाल था, चाहे आसन्न भूतकाल था, चाहे पूर्ण भूतकाल था, सभी में ही हमें बीते हुए समय का पता चल रहा था। किंतु सामान्य और अन्य में क्या अंतर था, तो हमने चर्चा की कि जैसे पूर्ण भूतकाल देख रहे थे तो बीते हुए के साथ साथ एक दूरी का पता चल रहा था, यह अन्य अवस्था थी। आसन भूतकाल में कह रहे थे कि बीता हुआ है लेकिन बिल्कुल निकट स्थिति का पता चल रहा था। लेकिन सामान्य उसे कह रहे थे जिससे बीते हुए समय का पता चल रहा है लेकिन बीते समय की अन्य स्थितियां, जैसे कि बहुत समय पहले का, अभी अभी पास का, अथवा संदेह का, अपूर्णता का, शर्तों का, इस प्रकार का पता नहीं चल रहा था, तो उसे हम सामान्य भूत कह रहे थे। इसी तरह से यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होगा कि चल रहे समय में काम के होने का पता तो चलेगा, लेकिन जो समय चल रहा है उसमें पूर्णता, अपूर्णता, संदेह, इस प्रकार की अन्य स्थितियों का पता नहीं चलता हो। दूसरा हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संदिग्ध
क्रम कैसे पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम सामान्य के बाद संदिग्ध पढ़े, कुछ भी पढ़ सकते हैं। संभाव्य, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि बार बार इनके प्रश्न आते हैं। शब्दों के अंतर को भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि संदेह और संभावना में क्या अंतर है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली स्थितियों में आता है। जब आप भाषा 2 लेते हैं, मान लीजिए आप रीड के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हैं, और तो आप वहाँ पर अलंकार जब प्रकरण पढ़ते हो तो वहाँ पर भी एक संदेह की स्थिति होती है और एक संभावना की स्थिति होती है। संदेह है वहाँ वो संदिग्ध अलंकार बन जाता है, हम वहाँ पढ़ते हैं संदेह अलंकार होता है, एक भ्रांति होता है, संभावना की हम बात करते हैं, तो अलग अलग स्थितियाँ वहाँ पर देखी जाती है। एक होता है इसका उपभेद अपूर्ण वर्तमान काल, और एक है इसका आज्ञार्थ वर्तमान काल। ये 5 उपभेद आपको करने हैं। आज्ञार्थ वर्तमान काल, ये 5 नाम गिनाएंगे। अब 5 नहीं होंगे तो 4 कर देंगे, 4 नहीं है तो 3 कर देंगे। अब आप कह रहे साहब 5 नहीं तो 4 कर दो, क्या नाथी का बड़ा है, कैसे कैसे कर दे, अपनी मर्जी से कर दें क्या। तो भाई ऐसी स्थितियां ये हैं कि पहले इसको कम करते हैं, क्योंकि कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज्ञा देने की क्या बात है, पता आप कैसे कह रहे हैं कि अभी की बात हो रही थी, इसलिए उसको कम कर देते हैं। कुछ विद्वान इन दोनों भेदों को एक ही प्रकार के उदाहरणों में शामिल कर लेते हैं। तो कितने हो गए, 2 कम हो रहे ना, इसलिए वो कई जगह 3 देखने को मिलते हैं। देखो संदेह और संभावना में बहुत अंतर होता है मित्रों, हम अभी चर्चा करेंगे। पहले संदेह सामान्य पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या अंतर है। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं मित्रों सामान्य वर्तमान काल की क्रिया। सबसे पहला सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की क्रियाओं के कृदंत है, पहचानने का तरीका। सामान्य वर्तमान काल, इसको कैसे पहचानने का तरीका। जैसे हमने भूतकाल में बहुत सारे कृदंत लिखे थे, आ ई ए है तो सामान्य भूतकाल है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आ है यानी रहा है, इस तरह हमने पढ़ा था। आ था, ई थी, ए थे यानी चुका था, चुकी थी, चुके हैं, इस प्रकार के हमने कृदंत पढ़े थे। तो ये अलग अलग कृदंतों की स्थिति थी। ठीक वैसे ही वर्तमान काल की क्रिया के भी हम अलग अलग कृदंत पढ़ते हैं। वर्तमान काल की क्रिया के कृदंत हैं ता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। ये कृदंत है किसके मित्रों, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के ये कृदंत है। ता है अन्य पुरुष एक वचन है, जैसे राम पढ़ता है, ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं अन्य पुरुष वाली। कई बार आपको पद परिचय देना होता है। पद परिचय में क्या होता है मित्रों, एक शब्द है, हमने पहले भी पिछली क्लासों में चर्चा की इस विषय को लेकर के। रीट वालों के लिए, सेकंड ग्रेड वालों के प्रकरण आता है पद परिचय का। पद परिचय का मतलब है कि जैसे राम पढ़ता है, इस पढ़ता है में पढ़ता है एक शब्द है, एक पद है, यानी कि क्रियापद है। आपको इस क्रिया का परिचय देना है कि ये कैसी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है। अब आप लोगों ने अकर्मक सकर्मक नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे, मैं पद परिचय क्या होता है ये समझाना चाह रहा हूँ। अकर्मक है या फिर सकर्मक है, स्थिर है, गतिशील है, एक कर्मी है, द्विकर्मी है, कौन सा काल है, काल का कौन सा उपभेद है। यहाँ पर ये उत्तम पुरुष के लिए आई या मध्यम पुरुष के लिए या अन्य पुरुष के। मैं कह रहा हूँ कि राम पढ़ता है तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, इसलिए ये कृदंत पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष होता है। ये स्त्रीलिंग एक वचन अन्य पुरुष होता है। ये पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग होता है। अगर आपको ये पुल्लिंग रहेगा, पुल्लिंग है, बहुवचन है और अन्य पुरुष है। स्त्रीलिंग बहुवचन बनाना है तो आप कहेंगे ती हैं, ये अन्य पुरुष बहुवचन स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होने वाला कृदंत है। ता हूं, ये भी पुरुषवाचक तो है, लेकिन पुरुषवाचक में एक वचन है और एक वचन में उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष इसलिए है मित्रों कि जो वक्ता होगा, आपका बोलने वाला जो फर्स्ट पर्सन होगा, उत्तम पुरुष इस प्रकार के कृदंतों का प्रयोग करेगा। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं कृष्णा एकेडमी पर
फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी पढ़ाता हूं। तो यहां पर ये ता हूं का जो प्रयोग कर रहा हूं ये मेरे स्वयं के लिए कर रहा हूं, यानी उत्तम पुरुष का अगर स्थिति होगी तो वहां पर आप ता हूं का प्रयोग करोगे। उसी तरह से ती हूं, ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लेकिन उत्तम पुरुष है। कैसा पुरुष है? एक वचन है और उत्तम पुरुष है। इस तरह से आपको इसका परिचय दे देना होता है। कई बार परीक्षक क्या करता है, आप लोग क्रिया पढ़ करके जाते हैं, लेकिन परीक्षक क्रिया का वाक्यात्मक प्रश्न करने के बजाय आपके सामने केवल कृदंत शब्द रख देता है कि ता है, ती है, इस प्रकार के कृदंतों के बारे में परिचय दीजिएगा। मान लीजिए ता है ही दे दिया, हो सकता है उसने लिखता है दे दिया, और अब आप कहोगे लिखता है का परिचय दो, या केवल ता है दे दिया। कंफ्यूज ज्यादा डिफिकल्ट तो तब हो जाता है जब केवल कृदंत दे दिया हो। क्रियापद देने के बाद तो आप और भी सरल कर सकते हैं, आपको और आसान लग जाता है, लेकिन केवल ता है दे दिया और फिर आपसे कहेगा कि इसके बारे में सही परिचय है। फिर वो एक विकल्प पे 3 शब्द लिखेगा, पुल्लिंग एक वचन उत्तम पुरुष, पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष, पुल्लिंग बहुवचन उत्तम पुरुष, 4 विकल्प देगा। एक विकल्प ऐसा है जिसकी सभी बातें सही है, तो प्रश्न कैसे भी पूछ ली जाते हैं। मित्रों, सामान्य वर्तमान काल के क्रिया के कृदंत क्या होंगे? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। कौन सा कहां प्रयोग होगा ये कहानी समझ आए मित्रों। अब सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस व्यापार से, क्रिया के जिस व्यापार, देखो व्यापार का मतलब क्या है? ट्रेडिशन, लेन देन, है ना। तो यहां पर व्यापार से अभिप्राय किसी विषय वस्तु का आदान प्रदान नहीं, बल्कि क्रिया का ऐसा व्यापार, अर्थात क्रिया का ऐसा रूप जो इस बात की पुष्टि करे कि काम वर्तमान समय में हो तो रहा है, लेकिन वर्तमान समय की अन्य किसी भी प्रक्रियागत अवस्थाओं की जानकारी नहीं देता हो। अन्य प्रक्रियागत अवस्था, ये हमने फिर नए शब्द का इस्तेमाल कर लिया। अन्य प्रक्रियागत अवस्थाओं की जानकारी से अभिप्राय यही है मित्रों कि वर्तमान में उसके होने की पूर्णता, अपूर्णता, संदेह, संभावना, आज्ञा, इस प्रकार की अन्य कोई प्रक्रियागत अवस्थाओं की जानकारी नहीं देता हो। अर्थात क्रिया का ऐसा रूप जो इस बात की जानकारी देता हो कि काम जो समय चल रहा है उसमें हो रहा है, उसमें हुआ है, इसकी जानकारी देता हो, तो उसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो क्रिया के जिस व्यापार से चल रहे समय में, अब देखिए चल रहा है तो वर्तमान ही है, लेकिन उसमें सामान्य कैसे हुआ? चल रहे समय में संपन्न होने का बोध तो हो, किंतु उसकी निश्चित अवस्था का पता न चलता हो। निश्चित अवस्था का पता न चलता हो, उसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण हम दे रहे, जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूं, सबको ही पता है, हम तो सेंटेंस लिख रहे हैं भाई हैं? मैं हिंदी पढ़ाता हूं। अब देखिए, आपने जब भी मुझसे पूछा कि क्या करते साहब, कि साहब मैं हिंदी पढ़ाता हूं, यानी पढ़ाता हूं, पढ़ा रहा हूं पता नहीं चला, पढ़ाता होगा, पढ़ाता हो, इस प्रकार की स्थितियों का पता नहीं चल रहा है। केवल इतना पता चलता है कि जो काम है वो हो रहा है, लेकिन उसकी अन्य अवस्थाओं का पता नहीं चलता हो, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे हम उदाहरण लिख सकते हैं, अभी का ले लेते हैं, पानी बरसता है, पानी बरसता है।
जब भी काम हो रहा है, पानी बरसता है, पानी बरसा नहीं, पानी बरसेगा नहीं। देखिए पानी बरसा तो भूतकाल है, पानी बरसेगा आने वाले समय का। आप तो कह रहे पानी बरसता है, बरसता है मतलब काम अभी हो रहा है, लेकिन अभी क्या काम में पूर्णता, अपूर्णता, संदेह, संभावना, आज्ञा जैसे किसी भी एक भाव का, किसी एक भी अतिरिक्त प्रक्रियागत अवस्था की जानकारी प्राप्त हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इसका मतलब ये वर्तमान का सामान्य वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है। अगर हम कहते हैं कि उदय होगा, तो आप कल हम तो कह रहे होता है, जब भी होता है ऐसा होता है, यानी उसकी में आपको जब भी आप बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है, वर्तमान का पता लगा रहे हैं आप लोग। सूर्य पूर्व में उदय होता है, क्या है क्रिया के अंत में देखिएगा, कृदंत भी जास्त जाए, ता हूं, ता है। एक और लिखते हैं, बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है क्रिया के अंत में, ते हैं का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की क्रियागत रूपों को सामान्य वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा उपभेद आता है मित्रों इसका, अपूर्ण वर्तमान काल। नाम से पता है ये प्रक्रियागत अवस्था है। हम जो बात कर रहे थे कि अन्य प्रक्रियागत अवस्थाओं की जानकारी नहीं चलती है, सामान्य में वर्तमान का पता था, अपूर्ण वर्तमान कह रहे, यहां पर भी तो वर्तमान ही है, लेकिन यहां पर एक प्रक्रियागत अवस्था की जानकारी प्राप्त हो रही है कि काम वर्तमान में हो तो रहा है, लेकिन वर्तमान में उसके होने की पूर्णता नहीं है, अपूर्ण है, अर्थात वह कार्य अभी वर्तमान में निरंतर जारी है। तो क्रिया के उस व्यापार को अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, ये स्त्रीलिंग एक वचन होगा मित्रों। रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये पुल्लिंग एक वचन है, ये स्त्रीलिंग एक वचन है, ये पुल्लिंग बहुवचन में आएगा। रहा हूं, पुल्लिंग एक वचन तो है, परंतु क्या है, उत्तम पुरुष है। ये अन्य पुरुष है, पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष, ये स्त्रीलिंग एक वचन अन्य पुरुष, पुल्लिंग बहुवचन अन्य पुरुष, और ये पुल्लिंग एक वचन उत्तम पुरुष है। और रही हूं स्त्रीलिंग एक वचन अन्य उत्तम पुरुष क्षमा चाहता हूं। मित्रों कहानी परिभाषा ये होगी, क्रिया के जिस व्यापार से, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में, कार्य के चल रहे, अब चल रहा है तो क्या है, वर्तमान है, चल रहे समय में निरंतर जारी रहने का, निरंतर जारी रहने का बोध हो, बोध हो, यानी कि क्रिया का ऐसा व्यापार जिससे काम के चल रहे समय में निरंतर जारी रहने का बोध हो, तो क्रिया के उस व्यापार को अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, बजा रहे हैं। अब देखिएगा,
कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, यानी काम अभी चल रहा है, वर्तमान समय में क्रिया के घटित होने का पता चल रहा है, यानी कि काम अभी हो रहा है लेकिन अब उसकी पूर्णता नहीं हुई है, कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, अपूर्ण है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान। देखिए क्रिया के अंत में रहे हैं, गोपियां नाच रही है, गोपियां नाच रही है, कार्य निरंतर जारी है, स्पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक बहुवचन है, रही हैं कहेंगे हम लोग, है ना, रही हैं, नाच रही हैं, कार्य निरंतर जारी है। जैसे मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूं, मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूं, यानी कार्य वर्तमान समय में निरंतर जारी हो तो क्रिया के उस रूप को अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। अगला तीसरा महत्वपूर्ण भेद है मित्रों, संदिग्ध वर्तमान काल। ये जो संदिग्ध और संदेह है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए मित्रों कि संदेह और संभावनाओं में अंतर होता है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदेह है, अब देखो संदेह और संभावनाओं को पहले समझ लो। जहां कार्य के होने अथवा न होने की हमें कोई जानकारी नहीं हो, अर्थात जहां कार्य के होने में पूर्णतः अनिश्चय की स्थिति हो, उसे संदेह कहा जाता है। और जहां कार्य की स्थिति अनिश्चय से तो बहुत आगे हो, देखिए जहां पूरी तरह से अनिश्चय हो, कुछ भी पता नहीं है, पढ़ता है, पढ़ रहा है कि पढ़ रहा है या नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं हो, वो संदेह है। लेकिन हमारी स्थिति अनिश्चय से तो बहुत आगे होती है, लेकिन पूर्ण निश्चय से थोड़ी दूर होती है। ऐसी स्थिति को हम संभावना के नाम से व्यक्त करते हैं। कभी कभी जब हमें लगता है कि ये काम हो जाएगा, ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से निश्चय नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं कि यार संभावना है, शायद ऐसी संभावना है। तो आप शायद कह रहे हैं, संभावना कह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि काम हो जाएगा, यानी कि अनिश्चय से आप बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से निश्चय नहीं करवा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति को संभावना के नाम से जाना जाता है। और यही दोनों में अंतर होता है, और इसीलिए ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी संदेह और संभावना की स्थिति को जब स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि राम पढ़ता होगा, आपने पूछा कि राम क्या कर रहा है, मैंने कहा पढ़ता होगा, यानी मेरे बॉडी लैंग्वेज से मेरी बात से ही लग रहा है कि भाई मुझे तो पता नहीं है, अब वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, पढ़ता होगा, हमें पता नहीं है। मैंने कहा यार शायद पढ़ता हो यार, बोलो पढ़ता हो तो यार, यानी आपको लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप निश्चय नहीं करा पा रहे, ये संभावना है, और आप कह रहे पढ़ता होगा, मुझे क्या पता। ये स्थिति कैसी है, संदेह की स्थिति है। क्रियाओं के अंत में सामान्यतः जो संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं होती है, उसके अंत में ता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या कभी कभी ये रीट में आया था 2015 में आया, 17 में रहा होगा भी मिलता है। जैसे राम पढ़ रहा होगा, आपने पूछा कि राम क्या कर रहा है, मैंने कहा पढ़ रहा होगा यार, मुझे क्या पता। तो पढ़ रहा होगा यानी कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, यानी कि मैं बात वर्तमान की कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, उसे संदेह के नाम से जाना जाता है। रहा होगा, रही होगी। देखो ये जो कृदंत है ना मित्रों, ये आप लोगों को रटने वाले नहीं, आप लोगों को समझना, लेकिन ये कहानी आपके तब काम आएगी जब आप छोटे स्टूडेंट्स को, छोटे विद्यार्थियों को जब बात समझाओगे, तो वो इसके माध्यम से इस विषय वस्तु पर थोड़ा सरल तरीके से आ सकते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि कृदंत पाए जाते हैं। साइंस वाला सर आएंगे तो 5-7 मिनट छोड़ रहा हूं।
परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने अथवा न होने पर संदेह बना रहता हो। ये आपकी इससे जुड़ा हुआ एक वाक्यांश आया था परिभाषा में, इसमें परीक्षा में पूछा गया था रीट में। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण लिखा, मोहन पढ़ रहा होगा, यानी वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा हमें इसकी जानकारी नहीं है। क्रिया के अंत में क्या है? रहा होगा। कभी कभी ता होगा भी मिल जाता, जैसे शाम लिखता होगा। अब वो लिख रहा है या नहीं लिख रहा हमें उसकी जानकारी नहीं है। क्रिया के अंत में क्या है? ता होगा आदि कृदंत पाए जाते हैं। चौथा भेद है मित्रों इसका संभाव्य वर्तमान काल, यानी कि संभावना व्यक्त करेंगे आप। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। क्रियाओं के अंत में जो कृदंत होंगे वो बता रहा हूं आपको, ता हो या रहा हो। जैसे वो पढ़ रहा हो, पढ़ रहा है ये जान नहीं पता है, पढ़ रहा है इसका मतलब अपूर्ण है, पढ़ता है सामान्य है, पढ़ता होगा, पढ़ रहा होगा संदेह है, लेकिन पढ़ता हो यार। यहां आप देखिएगा बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा है कि आपको श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मन में विश्वास है कि हाँ ऐसा काम हो रहा है। ता हो, ती हो, ते हो या रही हो, रहे हो आदि कृदंत पाए जाते हैं क्रियाओं के अंत में। संदेह वाले वाक्यों में नहीं होता, लेकिन संभावना वाले वाक्यों में कभी कभी देखिएगा। सदैव हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, नहीं हो ये भी कोई आवश्यकता नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता है। इस प्रकार वाले वाक्यों में कभी कभी संभावना सूचक शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे शायद, संभवतः है, संभवतया। इस प्रकार के संभावना सूचक शब्दों का भी वहां पर प्रयोग होता है, लेकिन सदैव हो ये जरूरी नहीं है। जैसे शायद मोहन पढ़ रहा हो, संभवतः पिताजी आते हो, यानी अभी वो आ रहे हो, लेकिन फिर भी हमें पूरा निश्चय नहीं है। जैसे शायद, देखिए ये हमेशा आए ये कोई जरूरी नहीं है। आपको क्रिया का पता अन्य तत्वों से नहीं बल्कि खुद क्रिया के रूप से पता लगाना है। हालांकि कई बार सरल तरीका है इसको समझाने का। अगर वाक्य में शायद, संभवतः, संभवतया इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो ये श्योरिटी है कि वो संभावना वाला ही भेद होता है। अब वो संभावना का वर्तमान हो सकता है, भविष्य हो सकता है, लेकिन होता संभावना वाला ही है। लेकिन इनके बिना भी संभावना व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो क्रिया को पढ़ रहे हैं कि क्रिया कौन से काल की ओर व्यक्त कर रही है। अगर मैं इतना भी कहूं रहा हो तो भी पता है कि आप संभावना ही व्यक्त कर रहे हो। जैसे शायद रागिनी पत्र लिख रही हो। अब वो लिख रही है या नहीं है हमें पता नहीं है। जैसे मैं कहूं संभवतया, संभवतया पिताजी आते हो, ते हो क्रिया के अंत में आ रहा है मित्रों कहानी। और इसका अंतिम भेद है मित्रों आज्ञार्थ वर्तमान काल। पांचवा इसका भेद वर्तमान का आज्ञार्थ वर्तमान काल। आज्ञार्थ वर्तमान काल के कोई नियत कृदंत नहीं है। आज्ञार्थ वर्तमान काल कोई नियत कृदंत नहीं है। काम को वर्तमान समय में करने अथवा न करने के लिए आदेश का भाव देखने को मिलता है। जैसे तुम सभी दूसरी कक्षा में जाओ। मुझे पहले ये बताओ क्या मैं भूतकाल की बात कर रहा हूं? मैं कहा कि तुम सभी दूसरी कक्षा में जाना, ये बात आने वाले समय की है। हम कह रहे हैं अभी वर्तमान में तुम सभी दूसरी कक्षा में जाओ, तुम पढ़ने बैठ जाओ, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये सारे काम कब करने हैं आपको? बीते हुए समय की बात हो रही है? नहीं,
आने वाले समय में करना नहीं, अभी अभी करना है, हाथों हाथ करना है। यानी कि क्रिया का ऐसा व्यापार, क्रिया का ऐसा रूप जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि काम तो चल रहे समय में होना है, लेकिन उसके होने के लिए आपको कहीं ना कहीं आज्ञा, आदेश, निर्देश, उपदेश ऐसे भावों का यदि पता चलता है क्रिया के माध्यम से, तो उसे आज्ञार्थ वर्तमान काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो आप लिख सकते हैं, जिस रूप से आज्ञा, आदेश, निर्देश आदि, आज्ञा, आदेश, निर्देश आदि भावों के साथ वर्तमान में क्रिया को संपन्न कराने का बोध हो उसे आज्ञार्थ वर्तमान काल की क्रिया के नाम से जाता है। जैसे कि तुम सभी दूसरी कक्षा में जाओ, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम यहाँ बैठो आदि कार्य वर्तमान में होने हैं, किंतु आज्ञा के भाव सूचित होते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं को आज्ञार्थ वर्तमान काल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। आज की इस क्लास में इतना ही मित्रों। अगली क्लास में भविष्य काल की क्रिया के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।